हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप सब मस्त है, जबरदस्त है। हम पढ़ रहे हैं आपके सीएमए इंटर में पेपर नंबर 5, दैट इज बिजनेस लॉज एंड एथिक्स। जय हिंद। आई एम योर फ्रेंड एंड योर टीचर सीएमए दिशा दुआ और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्लास 4 पर है। आज हम लास्ट सेशन में हमने बातचीत खत्म करी थी ई कॉन्ट्रैक्ट्स पे। कंसिडरेशन पढ़ा था, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ा था और ई कॉन्ट्रैक्ट्स भी देखा था। तो एक क्विक सा रिवीजन ले लेते हैं थ्रू हैंड रिटन नोट्स इन नेक्स्ट 10 मिनट्स और फिर हम आज का सेशन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बट बिफोर आई मूव एनी फॉरवर्ड अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलो और जोश एकदम सुपर हाई रखते हुए कंसिडरेशन सेक्शन 2D आओ। पढ़ना शुरू करते हैं। कंसिडरेशन क्या होता है? कोई एक्ट या एब्स्टिनेंस या प्रॉमिस जो मूव करता है प्रॉमिजर के डिजायर पर, प्रॉमिजी के पास या किसी और पर्सन के पास भी हो सकता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमारे पास दो हैं। एक है कि प्रॉमिजर के डिजायर पे मूव करेगा और प्रॉमिजी द्वारा भी हो सकता है या फिर किसी और पर्सन के लिए भी हो सकता है। और यहाँ पर हमने केस लॉ देखा था, चिनाया वर्सेस रमाया। मद्रास का एक केस है 1882 में हुआ था। क्या हुआ था? यहाँ पे एक लेडी जिसने डोनेट किया है, दे दिया, डोनर हो गई है। इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी दे दी अपनी बेटी को, अपनी डॉटर को। ये डॉटर है, यही डोनी है। इन्होंने बोला, ट्रांसफर करी प्रॉपर्टी डॉटर को और बोला कि भाई आपको जो पैसे मैं एनुअली अपनी ब्रदर को देती थी, अब क्योंकि प्रॉपर्टी मैं आपको दे रही हूँ, इस लेडी ने अपनी डॉटर को बोला कि क्योंकि प्रॉपर्टी मैं आपको दे रही हूँ तो आपको एनुअली एक सम ऑफ अमाउंट अपने अंकल को, मतलब अपने मामा को देना है, मेरे ब्रदर को देना है। डॉटर ने पहले तो ओके कर दिया कि हाँ, प्रॉमिस दे दिया टू पे एनुइटी टू अंकल, बट फिर बाद में रिफ्यूज कर दिया ऑन द क्लेम दैट नो कंसिडरेशन कम्स फ्रॉम अंकल और केम फ्रॉम अंकल। तो कोर्ट का डिसीजन यहाँ पर हुआ कि जो मदर का कंसिडरेशन था ना, वो सफिशिएंट है, वो सफिशिएंट है। ये चिनाया वर्सेस रमैया। अब हमारे पास 3 तरीके की कंसिडरेशन है बेटे। कितने तरीके की मेरे प्यारे बेटे? 3 तरीके के हैं। एक है एग्जीक्यूटरी जो फ्यूचर में होने वाला है, एक है एग्जीक्यूटेड जो अभी प्रेजेंट में है, और एक पास्ट भी है। एग्जीक्यूटरी बोले तो फ्यूचर प्रॉमिस टू परफॉर्म, जैसे ए ने प्रॉमिस किया बी को कि मैं आपको मैरी करूंगा, एंगेजमेंट हो गई, मैरी करूंगा। फिर हमारे पास है एग्जीक्यूटेड या फिर प्रेजेंट, जहाँ पे मोनिका ने केक बनाया और रेचल ने पैसे दिए इमिडिएटली। ये एक्ट भी हो सकता है, फॉरबियरेंस भी हो सकता है एट द टाइम ऑफ प्रॉमिस। ठीक है। फिर पास्ट बोले तो एक्ट कंप्लीटेड बिफोर इवन द प्रॉमिस इज मेड, जैसे हमने जॉय और रॉस का एग्जांपल दिया था कि रॉस ने जॉय के फर्नीचर मूव करने में हेल्प करी फ्रॉम वन हाउस टू अनदर, और अब विदाउट देयर वाज नो प्रॉमिस मेड, जॉय अब कह रहा है कि चलो मैं आपको डिनर पर लेकर चलता हूँ। ठीक है। तो हमने क्या बोला? लीगल रूल्स क्या है कंसिडरेशन के? इट हैज टू मूव फ्रॉम द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर। किसके डिजायर पे मूव करेगा? प्रोमिजर के डिजायर पे मूव करेगा। कैन मूव फ्रॉम द प्रोमिजी, या किसी और अदर पर्सन के लिए भी हो सकता है। कुछ वैल्यू होनी पड़ेगी कंसिडरेशन की। वो एक्ट भी हो सकता है, एब्स्टिनेंस भी हो सकता है, प्रॉमिस भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। ज़रूरी नहीं एडिक्वेट हो कंसिडरेशन, 2 रुपये या 2000 या 2 करोड़, कुछ भी हो सकती है। मस्ट नॉट बी इल्यूजनरी या इल्यूजरी। यहाँ पर कुछ बच्चों का कुछ डाउट था और जब मैं क्लास देख रही थी तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ी यहाँ पर क्लैरिटी और देनी चाहिए। सो लेट मी टेल यू व्हाट इज इल्यूजरी। इल्यूजरी जैसे मान लेते हैं ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं आपको 500 रुपये दूंगा अगर मेरा मन करा तो, इफ आई फील लाइक इट। तो यहाँ पर कुछ लीगल बाइंडिंग हुआ क्या? मर्जी, किसी के डिस्क्रिशन पे कुछ बातें कर रहे हैं, तो ऐसी कंसिडरेशन नहीं हुई। मस्ट नॉट बी इल्यूजरी।
ठीक है। फिर इट मस्ट नॉट बी अपोजिंग टू पब्लिक पॉलिसी, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था पापा और बेटी वाला, या बेटी जो है नॉट लीगली अलाइंड सेक्सुअल प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रही है, तो उसकी आईपीसी के अंदर, इंडियन पिनल कोड के अंदर दे आर कंसिक्वेंसेस टू इट। ओके। फिर एक और पॉइंटर था, कैन नॉट इन्वॉल्व प्री एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। यहाँ पर ऑब्लिगेशन हम जो हमने पॉइंटर बात करी थी, कहीं ना कहीं वो वॉलेंट्री एक्ट की ओर चली गई थी, बट यहाँ पर प्रिसाइजली अगर कुछ कंफ्यूजन पहले रह गया था तो मैं उसको भी यहाँ क्लियर कर रही हूँ, कैन नॉट इन्वॉल्व प्री ऑब्लिगेशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 स्टार लगाए हुए, एग्जाम्पल देखिए कि जैसे एक पुलिस ऑफिसर आपका केस सॉल्व करने के लिए आपसे 10,000 रुपये ले रहा है। अरे भैया, आपकी पहले से ही ड्यूटी थी कि आपको केस सॉल्व करना है, उसके लिए सरकार से पैसे ले रहे हो ना, तो मेरे से क्यों पैसे ले रहे हो? व्हाई आर यू टेकिंग कंसिडरेशन फ्रॉम मी? सो अ पुलिस ऑफिसर प्रॉमिस टू सॉल्व अ केस फॉर ₹10,000 फ्रॉम मी इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। व्हाई? बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी योर ऑब्लिगेशन, और ये काम तो आपको ऑलरेडी करना ही था, तो प्री एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन नहीं हो सकती इन रिटर्न ऑफ कंसिडरेशन अंडर सेक्शन 2D। ये 2 पॉइंटर्स आई वांटेड टू क्लैरिफाई एंड आई हैव डन इट नाउ। अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, ये तो एक ग्राउंड्स है वॉइड होने का अंडर सेक्शन 25, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये हम लास्ट सेशन में बातचीत करके आए थे जब हमने क्लास 2 करी थी, है ना। ये देखिए, ये अग्रीमेंट्स कब लॉफुल नहीं होते? अंडर सेक्शन 2G वॉइड अग्रीमेंट बोलते हैं, है ना। इन सब सेक्शन 25 में हमने पढ़ा था विदाउट कंसिडरेशन। तो विदाउट कंसिडरेशन को अब हमने क्लास नंबर 3 में थोड़ी डिटेल में जाके बोला था एक्स नूडो पैक्टो, जनरल रूल है एक्स नूडो पैक्टो नॉन ऑरिथोर एक्शन, मतलब विदाउट कंसिडरेशन एक अग्रीमेंट वॉइड होता है। ठीक है, बट इसके एक्सेप्शन है, 3 एक्सेप्शन क्या है कि अगर नेचुरल लव और अफेक्शन में प्लस रिटर्न रजिस्टर्ड है, कंपनसेशन आपने किसी वॉलेंट्री सर्विस के अगेंस्ट दी है, और टाइम बाद डेट है, तो इनमें अगर कंसिडरेशन के बिना भी बातचीत चल रही है तो इट इज फाइन। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन में 7 नंबर का पेपर क्वेश्चन आता है तो ये सब कुछ हमें लिखना है। ठीक है। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, लीगैलिटी बोले तो कि जो, या ऑब्जेक्ट पहले बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोले तो अल्टीमेट पर्पस का करना ही क्यों है, जो काम हम कर रहे हैं जिसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं उसका अल्टीमेट पर्पस ही क्या है। अब ये अल्टीमेट पर्पस जो है वो लॉफुल होना चाहिए, इट हैज़ टू बी लॉफुल, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट लॉफुल कब नहीं होती है? अगर लॉ के द्वारा फॉरबिड करी गई है, अगर मेरे प्यारे बच्चों लॉ के द्वारा फॉरबिड करी गई है, जो प्रोविजंस है किसी भी लॉ के वो डिफीट हो रहे हैं, ओके, फ्रॉडलेंट है, इन्वॉल्व कर रही है इंजरी या फिर किसी तरीके की हार्म पहुंचा रही है किसी की प्रॉपर्टी पे, किसी की लाइफ पे, यस, या फिर इमोरल है या अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। यहाँ पे मैंने बिग बैंग थ्योरी के 5 एग्जांपल्स के साथ आपको ये टॉपिक पढ़ाया था, है ना। शेल्डन ने लैब में किसी का कुछ तोड़ दिया, या लेनर्ड के साथ कुछ स्मगलिंग की बातें करी है, ये सारी बातें पढ़ी थी हमने। ये एग्जाम्पल्स बहुत बहुत आपके काम आने वाले। ठीक, चलिए अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक के बारे में। आपका लास्ट टॉपिक क्या है? ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जो पेपरलेस अग्रीमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बने हैं। बाकी सारे एलिमेंट्स उनके बस वैसे ही हैं जैसे ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट के होते थे, सेम एलिमेंट्स हैं जैसे सेक्शन 10 में हमने बातचीत करी है। बस बात सिर्फ यहाँ पे इतनी है कि इलेक्ट्रॉनिकली बन रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं या स्टोर हो रहे हैं। तो क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट के? ऑफर होना जरूरी है, इट्स अ मस्ट, इट्स अ मस्ट। ठीक है, एक्सेप्टेंस भी मस्ट होगी, कंसिडरेशन लॉफुल होनी पड़ेगी, इंटेंशन जो है लीगली बाइंडिंग होने के लिए होनी चाहिए, इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए, कंसेंट फ्री होगा मतलब कोएर्शन एटसेट्रा से नहीं आना चाहिए, ऑब्जेक्ट जो पर्पस है वो लॉफुल होना पड़ेगा, सर्टेनिटी भी चाहिए, और सर्टेनिटी भी चाहिए मतलब परफॉर्मेंस सर्टेन होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए।
तो बेसिकली कैसे चलता है हमारा, हाउ डज एन ई कॉन्ट्रैक्ट वर्क मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथ बोलेंगे। जैसे पहले आप ऑफर की वेबसाइट पे गए, हमने नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लिया था, तो वहाँ पे सारी टर्म्स कंडीशन, पैसे क्या प्रोसेस है एटसेट्रा बता रखा होगा। फिर आप ईमेल के थ्रू चाहे तो नेगोशिएशंस या अग्रीमेंट्स कर सकते हैं। या अगर आप मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया था कि 2020 में कोविड के समय मैंने एक एडटेक कंपनी ज्वाइन करी थी, तो वहाँ भी सब कुछ ऑनलाइन ही हुआ था, तो पेपर में साइनिंग भी ऑनलाइन ही हुई थी। अगर कुछ नेगोशिएशंस है तो वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ही हो रही थी। इलेक्ट्रॉनिकली साइन करते हो, जैसे नेटफ्लिक्स में साइनिंग तो नहीं रहती है, बट बॉक्स होता है, इस पर आप टिक करते हो दैट आई एग्री। यस, फिर एनफोर्सिबिलिटी हो जाएगी। अगर सारे एलिमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के तो एनफोर्सिबल हो जाएगा। जस्ट ऑन द ग्राउंड की कोई कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिकली बना है, हम उसको वॉइड नहीं कर सकते, है ना। तो क्या लाइफ साइकिल क्या है हमारी, एक ई कॉन्ट्रैक्ट की, ऑफर हुआ, नेगोशिएशंस हुए, एक्सेप्टेंस हुए, डिजिटल सिग्नेचर हो गया, एंड देन इट बिकम्स एनफोर्सिएबल। ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, आई होप आपको मज़ा आया होगा, बात आप रिकैप भी कर पाए होंगे। अब हम क्लास 4 की ओर चल रहे हैं, जहां हम बातचीत करेंगे एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जहां हम सेक्शन 11 को तवज्जो देने वाले हैं, सेक्शन 12 को तवज्जो देने वाले हैं, कंस्ट्रेंट्स टू एनफोर्स कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन पढ़ेंगे। ओके, यस। अब सबसे पहले बात करते हैं, पार्टीज कंपीट इन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 इसी के बारे में बात करता है कि अगर आप 18 वर्ष से ऊपर है, माइनर नहीं है, बोले तो मेजर है, आप सेम माइंड के हैं और आप डिसक्वालिफाइड बाय लॉ नहीं है, तो यू आर अ पार्टी कंपीटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 बोलता है कि हर एक वो बंदा जिसने एज ऑफ मेजॉरिटी अचीव कर ली है, ओके, जो साउंड माइंड का है और डिसक्वालिफाइड बाय लॉ नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। ओके, फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, आराम से कर सकता है। ठीक है, फ्रॉम द अबव प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन इट मीन्स द फॉलोइंग टाइप्स आर नॉट competent to enter into a contract. Let's say if you are a minor, अगर किसी बंदे ने मेजॉरिटी की एज 18 वर्ष की एज अचीव नहीं करी है, आप माइनर हैं, आप कंपीटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के एज पर सेक्शन 11, तो सेक्शन वाले पेज में जाएंगे, सेक्शन 11 भी लिख देंगे। बहुत सारे सेक्शन अभी तक हम लिख चुके हैं, सेक्शन 2A, B, D, E, F, G, H, I। यस, ये तो हमने 2 के सब सेक्शंस लिखे हैं। हमने सेक्शन 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, सेक्शन 10, ये बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम सेक्शन 11 पढ़ने चल रहे हैं, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 में पढ़ के आते हैं। सेक्शन 5 भी पढ़ा है हमने, जहाँ पे हमने रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पढ़ा है। यस, तो अगर कोई बंदा माइनर है या कोई बंदा अनसाउंड माइंड का है या कोई बंदा डिसक्वालिफाइड है कि कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर ही नहीं कर सकते, तो आप लोग पार्टीज हैं जो कंपीटेंट नहीं है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, माइनर बोले तो माइनर हमको सेक्शन 3 में बताया हुआ है। सेक्शन 3 इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं बता रखा कि कौन है माइनर है कौन है मेजर। माइनर और मेजर की डेफिनेशन, बेसिकली माइनर की डेफिनेशन हमें सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 में दे रखी है। यस, 1875 में दे रखी है, 3 साल बाद आया था ये हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 1872 में हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, 1875 में हमारा इंडियन मेजॉरिटी एक्ट आया था। मतलब हर एक बंदा इन इंडिया इज माइनर अगर आपने 18 वर्ष की उम्र अभी अटेन नहीं करी है। However, very important, however, in a case of minor whose person or property or both a guardian has been appointed under Guardians and Ward Act 1890, or whose property is under the superintendence of any court of wards before he attains 18 years of age is 21 years। कहने का मतलब ये है कि वैसे तो इन जनरल केसेस में अगर कोई बंदा 18 वर्ष से नीचे है तभी वो माइनर है। जनरली तो यही स्टोरी है,
ठीक है। एज पर 18 वर्ष क्या है, 18 वर्ष जब हम बोल रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द एंगल, मतलब ये हमारे को डेफिनेशन दे रखी है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के अंदर। बट ये बोल रखा है, बट अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा अगर आप एक बंदे का या उस बंदे की प्रॉपर्टी का या दोनों का प्लस या फिर और दोनों या फिर एक हो सकता है इनमें से कोई भी, अगर वो कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा किसी वार्ड के अंदर, किसी गार्जियन के अंडर, और जब मैं गार्जियन का रेफरेंस दे रही हूँ मैं तो यहाँ पर गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890 का रेफरेंस दे रही हूँ, इसके अंदर किसी 18 वर्ष से नीचे वाले बंदे की प्रॉपर्टी या पर्सन पे कोई गार्जियन या वार्ड बिठा रखा है कोर्ट ऑफ लॉ ने, तो वो मेजर तब होगा, वो मेजर तब होगा जब वो 21 वर्ष का हो जाएगा। वो मेजर कब होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो मेजर तब होगा जब वो 21 ईयर्स का हो जाएगा। तो मतलब 21 ईयर्स से नीचे अगर वो है, दैट इज अगर वो 21 वर्ष से नीचे है इस केस में, तो वो बन जाएगा माइनर। इतनी छोटी सी बात है, बट अगर केस कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन की जगह थोड़ा सा केस के फॉर्म में, कहानी के फॉर्म में, एप्लीकेशन के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप हंसने नहीं चाहेंगे। ठीक है, चलिए। पोजीशन ऑफ माइनर्स अग्रीमेंट एंड इट्स इफेक्ट। माइनर के अग्रीमेंट और उसका क्या इफेक्ट है, आइए पढ़ लेते हैं। बहुत सारे पेजेस खुले हुए हैं, शायद थोड़ा ऊपर नीचे मुझे दिख रहा है। ओके, खैर चलिए। पोजीशन ऑफ माइनर्स अग्रीमेंट एंड इट्स इफेक्ट। सबसे पहले अग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो मतलब स्टार्टिंग से ही रद्द है। अगर आप किसी बंदे के साथ 18 वर्ष से नीचे, जो कि माइनर है, 21 वर्ष, वो डिपेंड करेगा, तो हम जनरल माइनर बोलेंगे, 18 और 21 नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे माइनर। तो अगर आप किसी माइनर के साथ अग्रीमेंट में आते हो तो वो स्टार्टिंग से ही रद्द है, उसे बाद में ठीक नहीं किया जा सकता। इट इज़ वॉइड एब इनिशियो। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं शेल्डन कूपर, यंग शेल्डन का। ओके, ये यंग शेल्डन है, 18 वर्ष से नीचे, अभी के लिए हम इन्हें 16 वर्ष का यंग बॉय मान रहे हैं। ओके, तो यंग शेल्डन टेक्स अ लोन ऑफ ₹50,000 फ्रॉम अ मनी लेंडर। ठीक है, और बोला कि मैं आपको 6 महीने बाद पैसे वापस कर दूंगा। लेटर यंग शेल्डन रिफ्यूजेस टू पे बैक। अब क्योंकि मैं तो माइनर हूँ, मैंने तो पैसे खत्म भी कर दिए, पैसे वापस नहीं दूंगा, और ना 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 रे ना रे ना रे। हाँ, तो लीगल इफेक्ट क्या है, कुछ नहीं कर पाओगे। माइनर के पास यहाँ बेनिफिट है, प्रिविलेज है। राइट, आप तो मेजर हो चुके हो, ये पहली बात है, आपको पढ़ाई नहीं, पहले पढ़ाया होता। ओ शिट, काश पहले बता दिया होता। 18 वर्ष के तो हम हो चुके हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं गंदा काम नहीं करना, हम पढ़ाई कर रहे हैं। आ जाओ। अग्रीमेंट इज void from beginning, that is void ab initio, as young Sheldon lacks the legal capacity to enter into a contract। और यही बात तो हमें मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष में बताई गई थी। केस लॉ पढ़ा था ना अपने फाउंडेशन में। The money lender cannot enforce the agreement in court। दूसरी बात, लॉ ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट द माइनर। मान लेते हैं 17 साल के, 1 साल बढ़ा दे रहे हैं, अभी भी 18 वर्ष से नीचे ही है हमारे यंग शेल्डन। उन्होंने, है तो वो 17 साल के, बट वो ऐसे झूठ बोल रहे हैं कि वो 20 साल के हैं। ही क्लेम्स दैट ही इज ऑफ 20 years and enters into a lease agreement एक फ्लैट के लिए। लेटर ने भैया बाद में डिफॉल्ट कर दिया, पैसे नहीं दे पा रहे, रेंट नहीं दे पा रहे, और अब तो पता चल गया कि वो तो माइनर है, रिवील दैट ही इज माइनर। इवन दो झूठ बोला, ऐसे तो झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, बट यहाँ पर कौआ नहीं काट रहा है यंग शेल्डन, नहीं, क्योंकि मिस रिप्रेजेंट गई थी, बाद में कुछ भी नहीं हो सकता भैया। यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है किसको, शेल्डन को। ओके, शेल्डन ने मिस रिप्रेजेंट जबकि किया था, लैंडलॉर्ड तभी भी लीज एग्रीमेंट को एनफोर्स नहीं कर सकता। क्यों भैया जी, क्योंकि माइनर के साथ तो एंट्री जो भी करी वो भी वॉइड एब इनिशियो है।
लायबल बना ही नहीं सकते। और यहाँ पे तो लॉ ऑफ एस्टॉपल भी वर्क नहीं करता। लॉ ऑफ एस्टॉपल बेसिकली यही होता है कि अगर आपने मिसरिप्रेजेंट किया था तो वो कहानी यहाँ पर नहीं चल पाएगी। ठीक है, अब हमारे पास डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन। मान लेते हैं यंग चिल्ड्रन ने 10,000 रुपये रवि से लिए और फिर उससे लैपटॉप ले लिया। लेटर रवि ने सू कर दिया कि भैया मेरे पैसे वापस दो। तो यहाँ पर एक केस लॉ है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। यंग शेल्डन अब ऑब्लिगेटेड नहीं है, ना तो पैसे वापस देने में ना तो सामान वापस देने में। हाँ, the doctrine of restitution does not apply to minors in such cases। क्या है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, ये मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। I'll explain this to you in a while। तो मैं अभी लगा रही हूँ इस पे स्टार, बट वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली ये केस लॉ भी पूछा जा सकता है। ओके, नो रैटिफिकेशन ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। अगर मान लेते हैं यंग चिल्ड्रन 18 साल का है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए में बेच दी और अब 18 साल हो गए, उन्होंने कहा भैया अब नाउ ही वांट्स टू ऑनर द अग्रीमेंट। यंग चिल्ड्रन कैन नॉट रेटिफाई द अग्रीमेंट। जब आपने एंटर किया था भैया वो तभी रद्द हो गया था ना। अब उसको क्या ठीक कर लोगे, क्या उसे एग्जीक्यूट कर लोगे, क्या उसको मॉडिफाई कर लोगे? कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि माइनॉरिटी में आपने वो कॉन्ट्रैक्ट किया था। ही मस्ट नाउ क्रिएट अ न्यू अग्रीमेंट। अगर कुछ करना है तो नया अग्रीमेंट बना लो। ठीक है, और यहाँ पर छोटी छोटी बातें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, या कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बोलूँगी, ट्रिकी हो जाएगी। कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगी जो मैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी पढ़ाऊंगी। वहाँ पर है, अगर एक माइनर पार्टनर था और अब वो मेजर हो गया तो क्या हुआ, और एग्जाम में उस टॉपिक की क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी भी बहुत हाई है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब चल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिशियल टू इट माइनर। थोड़ी थोड़ी बातें वहाँ पर पार्टनरशिप में ऐसे ऐसे भी करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं एक म्यूजिकल स्कूल ने अग्री किया कि वो यंग शेल्डन को ट्रेन करेंगे। ठीक है, 16 वर्षीय यंग शेल्डन जो है म्यूजिशियन बनना चाहते हैं और कोई चार्जेस भी नहीं ले रहा है ये इंस्टीट्यूट या म्यूजिकल स्कूल, प्रोवाइडेड दैट ही पार्टिसिपेट्स इन द पब्लिक इवेंट्स। अब ये अग्रीमेंट वैलिड है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, कोई लायबिलिटी तो क्रिएट नहीं हो रही उसके पार्ट पे। अ माइनर कैन एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स एट एनफोर्सेबल टर्म। और इससे बेटर एग्जांपल हम इसको ऐसे ले लेते हैं, इसका एक बढ़िया एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक माइनर है, यह यंग शेल्डन ही ले लेते हैं। ठीक है, एक ऑलरेडी फर्म थी, बिग बैंग थियरी एंड एसोसिएट्स। ठीक है, यहाँ पर ये पार्टनरशिप फर्म के अंदर इस माइनर को बेनिफिट्स के लिए एडमिट कर लिया। बेटर एग्जांपल, ओके। बेनिफिट्स के लिए इसे एडमिट कर लिया। अब जो भी प्रॉफिट्स कमाएंगे उसमें हिस्सा देना पड़ेगा, हिस्सा दे देंगे। बट अगर मान लेते हैं लॉस होता है तो इसमें इसका हिस्सा नहीं होगा। अगर आपको हिस्सा लेना है तो आप जो मुनाफा कंपनी ने कमाया उसमें से ले सकते हो, बट इसकी जेब से नहीं ले सकते, फ्रॉम द पॉकेट ऑफ माइनर नहीं ले पाएंगे। माइनर के पॉकेट से नहीं ले सकते, इन प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब बेनिफिट किसका है? बेनिफिट माइनर का है। माइनर को बेनिफिट के लिए आप ले सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, क्या माइनर एजेंट बन सकता है? जैसे मान लेते हैं यंग शेल्डन को अपॉइंट कर लिया गया कि भैया रेंट लेना है उनसे अपने अंकल के बिहाफ पे। यंग शेल्डन लीगली एक्ट कर सकता है, एजेंट जैसे कलेक्ट कर सकता है, बट किसी ऑब्लिगेशन के लिए वो, ये क्या हो गया, किसी ऑब्लिगेशन के लिए ही विल नॉट बी पर्सनली लायबल।
but he is not personally liable for any action taken in the capacity of an agent. ठीक है, minor is liability for necessities. मान लेते हैं 18 वर्ष से नीचे हमारे यंग चिल्ड्रन माइनर है, ठीक है, वो अकेले रहते हैं और कुछ बस एसेंशियल्स चाहिए, खाने पीने का, रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ना, शेल्टर तो चाहिए, इफ़ नॉट अ हाउस तो ग्रोसरीज लेनी है उनको एक लोकल शॉप से ना। जबकि अब मान लेते हैं वो लेकर आ गए, उन्हें भूख लगी थी, दे दिया, अब पैसे कौन देगा वापस? तो यंग चिल्ड्रन लेट्स से अपनी जेब से तो नहीं दे पाएंगे, बट उनकी प्रॉपर्टी से अगर कोई पैसे आ रहे हैं या निकाले जा सकते हैं, तो अगर असेंशियल्स किसी ने सप्लाई करे हैं इस माइनर को तो उसके बदले पैसे वो ले सकता है। वाइल यंग चिल्ड्रन कैन नॉट बी पर्सनली हेल्ड लायबल फॉर द रीपेमेंट हिज प्रॉपर्टी, अगर है तो उसे सेटल किया जा सकता है डेट, अगर कुछ उसे सप्लाई ऐसा किया गया है जो उस नेसेसिटीज के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं ये सारे, ठीक है। माइनर और इंसॉल्वेंसी, मान लेते हैं 1,00,000 रुपए का डेट लिया एक माइनर ने, ये हमारे यंग चाइल्ड ने अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से। अब दे फाइल अ पिटिशन टू डिक्लेयर हिम इंसॉल्वेंट कि भैया इनके एसेट्स कम है, लायबिलिटीज ज़्यादा है, तो पिटिशन डिसमिस हो जाएगी ऑन द ग्राउंड्स कि भैया जी एक बंदा है जो मेजर ही नहीं हुआ है, उसके वो वैलिड एलिमेंट्स के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में ही नहीं आ सकता है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट आप उसके साथ एंटर कर रहे हो उसे इंसॉल्वेंट हम डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। अगर जॉइंट अग्रीमेंट है किसी माइनर के साथ, मान लेते हैं जो यंग चिल्ड्रन तो 18 वर्ष से नीचे है, बट उनके जो फ्रेंड है वो अडल्ट है, उस अडल्ट फ्रेंड का नाम है किरण, उन्होंने दोनों ने मिलके 1,00,000 रुपए लिए। अब जिससे लिए हैं वो पैसे वापस मांगना चाहेगा, तो अब क्या होगा? यंग चिल्ड्रन से तो कुछ नहीं ले पाएंगे क्योंकि माइनर है, बट हाँ अडल्ट पार्टी के अगेंस्ट पूरे पैसे मांगे जा सकते हैं, ठीक है। तो जो बातें हमने यंग चिल्ड्रन के एग्जाम्पल से करी, नींबू पानी डन। अब पढ़ेंगे वर्जिन मोहितो। पोजीशन क्या है दोस्तों माइनर के अग्रीमेंट की और उसका इफेक्ट क्या है? एन अग्रीमेंट विद माइनर इज void ab initio, void from the very beginning। ओके, कोई भी अग्रीमेंट अगर एक माइनर के साथ एंटर किया है वो इनवैलिड है स्टार्टिंग से, उसका कोई लीगल इफेक्ट ही नहीं है भाई, देयर इज नो लीगल इफेक्ट। एक माइनर लैक्स द लीगल कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। लॉ ऑफ एस्टॉपल अप्लाई नहीं करता है, अगर मिस रिप्रेजेंट करके भी माइनर ने कुछ सामान लिया है ना, तभी भी या कुछ बेनिफिट्स लिए हैं, यू कैन नॉट क्लेम देम बैक। Yes, a minor is not prevented from pleading minority even if it was previously misrepresented themselves as major. This means a minor cannot be held liable for an agreement merely they earlier claimed to have attained majority. हाँ, झूठ बोला था बेबी। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड माइनर्स, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाई नहीं करता है माइनर पे। इंडिया में जो रूल्स हैं रेस्टिट्यूशन के वो सिमिलर है इंग्लिश लॉ, मतलब ब्रिटिशर्स के समय का बना हुआ है हमारा लॉ, तो वैसे भी इंग्लिश लॉ जैसा ही है, बट कुछ कुछ बातें हम इंग्लिश लॉ जैसी फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर ये वाला केस रेस्टिट्यूशन माइनर का इंग्लिश लॉ जैसे लेते हैं। यहाँ पे स्कोप है, एक प्रिंसिपल एग्जामिन किया गया, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, एक लैंडमार्क केस लॉ है। यहाँ पे प्रिवी काउंसिल ने क्या हेल्ड किया? Restitution under Section 64 of Indian Contract Act cannot be granted because minor's agreement is absolutely void ab initio, invalid from the very beginning at the outset of it, और ये merely voidable, not merely voidable but void ab initio, ठीक है। voidable और void दोनों मैंने बहुत अच्छे से आपसे क्लास 3 में बताया था, आज हम क्लास 5 कर रहे हैं। Yes, section 65 बोल रहा है which applies to agreement that are discovered to be void or contracts that later become void cannot provide relief in case involving minors। ये क्या मतलब है कहने का, आइए समझें। Let's understand। एक बार एक माइनर थे, उनका नाम था धर्मोदास घोष, ठीक है। वो एक मनी लेंडर के पास गए और बोला कि मुझको ना
मैं आपको अपनी एक प्रॉपर्टी गिरवी रख रहा हूँ, मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहा हूँ, और आप मुझे बदले में 20,000 रुपीज दे दो, 20K दे दो अगेंस्ट। ओके, अब इस मनी लेंडर ने अपने एजेंट को बोला कि पैसे दे दो इसको 10,500, अभी के लिए 10.5K दे दो। ओके, अब जो धर्मोदास घोष है, जब इसकी मम्मी को पता चला कि ऐसा कुछ अरेंजमेंट हुआ है, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी, एक लेटर लिखा और बोला कि भाई जब आपने मेरे बेटे धर्मोदास घोष के साथ एंट्री करी थी कॉन्ट्रैक्ट में, उस समय वो माइनर था और एक्चुअली मनी लेंडर को इस बारे में पता भी था, आपने तभी भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, तो फिर प्रॉपर्टी तो हम आपको नहीं दे पाएंगे। तो मनी लेंडर ने कहा ठीक है चलो हमारे पैसे वापस दे दो। अब धर्मोदास घोष के पास पैसे भी नहीं थे, वो कंज्यूम कर चुके थे। अब ये केस चल दिया कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है। तो लोअर कोर्ट में गया तो उन्होंने कहा नहीं भैया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है, वॉइड एब इनिशियो है, ऐसे ऐसे करते 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 जब ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तब तक जो मनी लेंडर थे उनकी डेथ हो चुकी थी। अब इनकी वाइफ थी मोहरी बीबी, इनकी वाइफ थी मोहरी बीबी, इसलिए केस का नाम मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष है। मोहरी बीबी से तो एक्चुअली पैसे नहीं लिए थे, मोहरी बीबी के हस्बैंड से पैसे लिए थे, बट केस चलते चलते सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचा तो इन मनी लेंडर की डेथ ही हो चुकी थी। तो मोहरी बीबी ने बोला कि भाई ऐसा है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर्टी ले लो बट हमारे पैसे दे दो। उन्होंने दुहाई लगाई कि भाई जो आपने हमारे से सामान जो लिया था एटलीस्ट वो तो री इंस्टीट्यूट कर दो ना, जो हमारे से पैसे लिए थे वो तो वापस दे दो। तो सेक्शन 64 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बोल रहा है, क्योंकि माइनर का आपने जब एंटर ही क्यों किया, आपको पता था ये कॉन्ट्रैक्ट तो इस बंदे के साथ अगर मैं एंटर करता हूँ वॉइड एब इनिशियो ऑन द वेरी आउटसेट इनवैलिड है, एब्सोल्युटली वॉइड है, ठीक है। और सेक्शन 65 बोल रहा है कि आपको रिलीफ भी नहीं मिल पाएगा, ना तो वो वैलिड है और अगर आपने कुछ दे दिया है तो अपनी इंस्टीट्यूट भी नहीं कर पाओगे अपनी प्रॉपर्टी, यही या जो भी आपने बेनिफिट्स दिए थे वो नहीं ले पाओगे। ऐसा मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष केस में डिक्लेयर हुआ था, ठीक है जी। दिस वॉज द एंटायर केस लॉ। इसलिए माइनर कैन नॉट बी कंपेल्ड टू रिटर्न एनी बेनिफिट्स रिसीव्ड अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट एज द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ इज वॉइड। खाली ये स्टेटमेंट दे देंगे, बोलेंगे एक्सप्लेन, यहाँ पे पूरे मोहरी बीबी समझाना है आपको, ठीक है। और माइनर की कहानी सुनानी पड़ेगी क्योंकि 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके 2 पार्ट्स में, ठीक है। जैसे 14 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है 2AB 3AB 4AB, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक होते हैं, जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 7 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ऐसे आपका क्वेश्चन पेपर बनता है, ठीक। अब रेटिफिकेशन नहीं हो सकती मेजोरिटी होने के बाद, अगर आप 18 वर्ष से नीचे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था आप उसे चेंज नहीं कर सकते। रेटिफिकेशन मीन्स अप्रूवल और कंफर्मेशन। माइनर कैन नॉट कंफर्म एन अग्रीमेंट मेड बाय हिम ड्यूरिंग माइनॉरिटी। इफ ही वांट्स टू रेटिफाई द अग्रीमेंट, नया अग्रीमेंट बना लो भाई, फ्रेश कंसिडरेशन, न्यू एग्रीमेंट्स, न्यू अरेंजमेंट्स बना। कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिशियल फॉर माइनर, अगर माइनर के बेनिफिट्स के लिए हो रहा है तो हाँ वो हो सकता है। Okay, minority is a personal privilege and minor can take advantage of it and bind other parties. Okay, क्या minor agent हो सकता है? हाँ, but personally liable नहीं कर पाओगे उसके acts के लिए, ठीक। माइनर्स लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटीज, अब पर्सनली तो माइनर से नेसेसिटी सप्लाई करने के बाद भी नहीं ले सकते आप पैसे, बट क्योंकि आपने नेसेसिटीज सप्लाई करी है तो उसकी एस्टेट से, उसकी प्रॉपर्टी से अगर कोई है तो वहां से आप अपने डेट को चुकवा सकते हो। इफ somebody has supplied minor और डिपेंडेंस विद नेसेसिटी, उस माइनर की या उस माइनर के डिपेंडेंट को कुछ नेसेसिटीज सप्लाई करी है तो माइनर की प्रॉपर्टी को आप लायबल कर सकते हो, बट माइनर कैन नॉट बी हेल्ड पर्सनली लायबल।
माइनर इन इंसॉल्वेंसी, एक माइनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर ही नहीं कर सकते। जैसे हमने बोला था कि रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ने, यंग चिल्ड्रन ने पैसे लिए, तो ये जैसे ही आप एप्लीकेशन दोगे कि भैया इस बंदे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, वहीं पे वो रद्द डिसमिस कर दी जाएगी, क्योंकि लीगल कैपेसिटी नहीं है एक माइनर के पास कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। एंड इंसॉल्वेंसी अराइजेज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस ओनली। यस, अगर जॉइंट अग्रीमेंट है माइनर के साथ तो माइनर को तो आप नहीं हेल्ड कर पाओगे लायबल, बट अगर अडल्ट है उसके साथ तो यस यू कैन होल्ड देम लायबल. Yes, when a minor and adult jointly enters into an agreement with the third party, the minor is not liable, but the contract can be enforced against the adult party. That was it about minor under section 3. हमको बता रखा है ऑफ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 की माइनर क्या होता है, बट सेक्शन 11 में हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बोल रखा है कि कौन है पार्टी जो कम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, या कौन नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। जो हमने सबसे पहले माइनर के बारे में बात करी, माइनर इन जनरल इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 में बता रखा है, और गार्ड्स एंड वार्ड्स एंड गार्जियन एक्ट 1890 में हमको 21 ईयर्स ऑफ एज वाली स्टोरी बता रखी है। फिर हमारे पास माइनर की बहुत सारी बातें बता रखी है कि माइनर के साथ जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो पोजीशन क्या रहती है उस अग्रीमेंट की। पहली बात तो वाइड हो जाता है, ठीक है, प्लस लॉ ऑफ एस्टॉपल भी यहाँ पे काम नहीं करता है कि भैया झूठ बोल के अगर किसी ने कुछ किया है तो। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्री इंस्टीट्यूशन में मोरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष, मैंने आपको पूरा केस लो बता दिया, सेक्शन 64 सेक्शन 65 दुहाइयाँ देनी है मोरी बीवी के केस में, ठीक है। फिर रेटिफिकेशन भी नहीं है, बेनिफिट के लिए आप एडमिट कर सकते हो, एजेंट भी बना सकते हो, बट पर्सनल लायबल नहीं बना सकते। नेसेसिटीज़ के लिए अगर सामान दिया है तो पर्सनल लायबल तभी भी नहीं कर पाओगे माइनर को या उसके डिपेंडेंट को, बट उसकी एस्टेट, उसकी प्रॉपर्टी से आप ऐसे ले सकते हो। माइनर को इंसॉल्वेंट भी डिक्लेयर नहीं कर सकते, उसके पास कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन ही नहीं है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, पहली बात तो यही है। और जॉइंट अग्रीमेंट होता है अगर माइनर के साथ तो माइनर को तो नहीं पकड़ सकते, बट अगर उसके बाद अडल्ट पार्टी आप उससे रिकवरी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? कोई शक, कोई सवाल तो पूछ सकते हैं, वरना हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट पर्सन ऑफ साउंड माइंड फॉर पर्पस फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग। जैसे सेक्शन 11 में हमने बात करी पार्टीज कंपिटेंट होगी, वैसी पर्टिकुलरली सेक्शन 12 में हमको बता रखा है अबाउट पीपल हु आर नॉट ऑफ साउंड माइंड, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। एक बंदे को हम साउंड माइंड का तब बोलेंगे जब वो कॉन्ट्रैक्ट जब एंटर कर रहा है उस समय उसे समझ आ सके, अंडरस्टैंड कर सके, और एक वो रैशनल जजमेंट, मतलब सही और गलत के बीच में डिफरेंस समझ सके। अगर कोई बंदा गोवा वाले बीच पर बैठा है, ठीक है, और लिटिल 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 मैंगो जूस पी रहा है और ठल्ली ठल्ली जैसा हो रहा है, मैं तो पानी पी रही हूँ वैसे, क्या उसको समझ में आएगा? वो खुशी के मारे में, खुशी के मारे, या अगर कुछ दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, फिर सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, अगर ये हो रहा होगा तो आप रैशनल जजमेंट ले पाओगे? हाँ, नहीं ले पाओगे ना, तो आप साउंड माइंड के हुए क्या? यू विल हैव टू हैव बी ऑफ साउंड माइंड, नॉट ओनली इफ somebody is insane or of crazy mind biologically in general। ब्रेन अगर स्टेबल नहीं है तब भी आप अनसाउंड माइंड के हो, बट अगर आपको बहुत बुखार है, आप एक रैशनल जजमेंट नहीं ले सकते, आपको जुकाम नो चक्कर आ रहे हैं, आप वॉशरूम भी नहीं जा पा रहे हैं, इतना आप एकदम लड़खड़ा रहे हैं, ब्रेन जो है डेलीरियम में है, या आपने लिटिल लिटिल इंटॉक्सिकेटेड है वो बेसिकली, तो आप समझ नहीं पाएंगे, रैशनल जजमेंट नहीं ले पाएंगे, तो आप साउंड माइंड के भी नहीं है। सेक्शन 12 बोल रहा है आप साउंड माइंड के तब हैं जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, उस समय आपको बातें समझ आ रही है, मतलब आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और एक आप रैशनल जजमेंट भी बना सकते हैं। हम मान लेते हैं कोई बंदा वैसे तो साउंड माइंड का रहता है या अनसाउंड माइंड का रहता है,
वैसे तो बंदा अनसाउंड माइंड का रहता है, बट कभी कभी साउंड माइंड का भी होता है। तो जब साउंड माइंड का है उस समय आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो, बट जब अनसाउंड माइंड का है उस समय आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नक्को कर सकते। ठीक है। A person usually of unsound mind can make a contract during periods when they are of sound mind. ओकेजनल ऑफ अनसाउंड माइंड है, मतलब वैसे तो साउंड माइंड रहता है बट ओकेजनली अनसाउंड हो जाता है। ओकेजनली वो कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन नहीं कर पाएगा, इन जनरल वो कर पाएगा कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन। अ पर्सन यूजुअली ऑफ साउंड माइंड कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग पीरियड्स व्हेन दे आर ऑफ अनसाउंड माइंड। जब साउंड माइंड में है तो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हो, जब अनसाउंड माइंड तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम? साउंड माइंड के हैं, अनसाउंड माइंड के हैं। जब साउंड माइंड के हैं कॉन्ट्रैक्ट में आ पाएंगे, जब अनसाउंड माइंड के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ पाएंगे, सिंपल बात। यस। अगर मान लेते हैं बंदा है जो नेटवर्क फाइनल में मतलब पागल खाने में है, हु इज ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, में एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज इन साउंड माइंड, यस, इन दोज इंटरवल्स ऑफ साउंडनेस। अगर कोई सेन बंदा है बट वो डेलीरियस है क्योंकि उसको बहुत फीवर है, एक्सेसिवली drunk है and cannot understand the terms and conditions और form a rational judgment, उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं आ पाएगा। बस सिंपल बात। ठीक है। लेट्स से गोइंग बाय स्पिरिट ऑफ सेक्शन 12 it is clear that a person is of sound mind if he fulfills the following conditions: that he is capable of understanding the contract and he is capable or she is capable of forming a rational judgment about the effect of the contract on his interest। उसके इंटरेस्ट के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, इतनी बात हमें सोच समझ के एंटर करनी चाहिए। इन बोथ केसेस पर्सन नॉट सेटिस्फाइड एनी, ऐसे नहीं कि एक कर लोगे और दूसरी नहीं करोगे, any of the two conditions is not considered to be a person of sound mind as per section 12 of Indian Contract Act 1872। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं और कौन बंदे डिस्क्वालिफाइड हैं टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इफ यू आर एन एलियन एनिमी और फॉरेन सॉवरेन एंड एम्बेसडर्स, या आप कॉन्विक्ट हो, कॉन्विक्ट मतलब जेल की सलाखों के पीछे में, बेसिकली आप ऑलरेडी मुजरिम करार कर चुके हो, या फिर आप इंसॉल्वेंट हो, या आप एक कंपनी या स्टैट्यूटरी बॉडी हो, तो आप पर्सन डिस्क्वालिफाइड हो टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। Okay, a person who are disqualified, the persons who are disqualified from entering into contract due to certain other reasons may be for from legal status, political status या corporate status। जैसे एलियन एनिमी के बारे में बात करते हैं, मान लेते हैं आप एक ऐसी कंट्री के बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं जिस कंट्री के साथ आपकी कंट्री का वॉर चल रहा है। Yes, an agreement with an alien enemy is void, but agreement with an alien friend is perfectly valid है और enforceable भी है। जब भी गवर्नमेंट ऑफ एन एलियन आर्मी alien is at war with the government of India, the alien is known as enemy. That person who is from that country, somebody is not from our country, is known as alien enemy. ओके, विद whom you cannot enter into contract। एक इंडियन सिटीजन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ पाओगे बिना बिना परमिशन के सरकार से, as the same is against the public policy। Contract entered into with an alien before war is just put into suspension during the war। मतलब लड़ाई से पहले किसी के साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रखे हो, उस कंट्री के बंदे के साथ जिसके साथ अभी कोई लड़ाई शुरू नहीं हुई है, बट अब लड़ाई शुरू हो गई है लेट्स से, तो अभी के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड हो जाएगा, टर्मिनेट नहीं होगा, सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है। फिर बात करते हैं फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स। फॉरेन सॉवरेन्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कुछ प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं, कुछ इम्यूनिटीज एंजॉय करते हैं हर एक कंट्री में। मान लेते हैं कोई एम्बेसडर आया है किसी और कंट्री का हमारी कंट्री में, तो उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन नहीं कर पाओगे एक्सेप्ट थ्रू देयर एजेंट्स रिसाइडिंग इन इंडिया। अब they can sue the Indian citizens, but an Indian citizen cannot sue them because they have those privileges and therefore they are disqualified to be entered into a contract as per Indian Contract Act 1872।
ठीक है। कॉन्विक्ट, अगर कोई बंदा ऑलरेडी इम्प्रिजनमेंट में है, जेल की सलाखों के पीछे है, उसे गुनाहगार करार कर दिया गया है, आप उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन नहीं कर पाओगे। कोई बंदा इंसॉल्वेंट है जिसके असेट्स ज़्यादा नहीं है, असेट्स कम है, लाइबिलिटीज ज़्यादा है, वो अपनी लाइबिलिटीज डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा है, वो एडजुडिकेट हो गया इंसॉल्वेंट, जैसा एडजुकेट मतलब करार कर दिया गया है अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 एक कोड है हमारे पास, उसके अंतर्गत अगर आपको फाइनल में पढ़ोगे आप इसके बारे में, ठीक है। अगर आपको इंसॉल्वेंट करार कर दिया गया है तो यू विल नॉट स्टिल बी एबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, यू आर डिस्क्वालिफाइड, ठीक है। या तो एडजुडिकेट कर दिया गया है या फिर आपके अगेंस्ट कार्यवाही चल रही है फॉर यू टू बी एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट बाय योर क्रेडिटर्स, जिन्होंने उधार दे रखा है उन लोगों ने आप बोल रखा है इसे इंसॉल्वेंट करार करो ताकि इसकी प्रॉपर्टी बेच के हमारे पैसे तो दो वापस। ऑल इंसॉल्वेंट पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू हिज प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। फॉर द रीजन, जैसे मान लेते हैं मैंने आपसे उधार लिया, मैं आपके पैसे नहीं दे पा रही, ऐसे बहुत सारे लोगों का दे रखा है, आप सब उन्होंने मिलके मेरे अंदर मेरे पे फाइल कर दिया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, भैया इसको इंसॉल्वेंट करार करो, इसकी प्रॉपर्टी बेचो और हमारे पैसे वापस दो। अब अगर मैं मेरे पे चल रहा है प्रोसेस और मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हूँ, भैया मेरी प्रॉपर्टी लेके पैसे ले लो, मुझे दे दो, और मैं फिर भग गई इंडिया छोड़ के, तो जिन लोगों ने मुझे उधार दे रखा है वो क्या करेंगे भाई, वो तो रोने लगेंगे ना, कहेंगे अरे हे बापा जी, हे बापा जी, करेंगे ना ऐसे। अब डील नहीं बन रही है। चलिए, कंपनी और स्टैट्यूटरी बॉडीज, कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी कॉर्पोरेट बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी से साथ हो सकता है वैलिड जब तक उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बोल रखा है। अगर एमओए में बोल रखा है कि ये नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। अगर एमओए में लिखा हुआ है कि आप मछली बेच सकते हो तो आप सब्जियां नहीं बेच पाओगे। अगर आप लिखा है कि मछली बेच सकते हो सब्जी बेच सकते हो तो दोनों बेच सकते हो। जो लिखा है वही कर सकते हो, उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर खाली कंपनी और स्टैट्यूटरी बॉडी की बात बोले तो ऐसे तो हम नेटफ्लिक्स के साथ भी आए थे और वहाँ तो बोला था कि सारे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। क्लास नंबर 3 में पढ़ा था ना, फिर हमने ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, ठीक है। चलो, ये तो पढ़ लिया हमने, पार्टीज कंपीटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्री कंसेंट। एसेंस ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं हम। क्या बोला था हमने, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ लिया, हमने कंसिडरेशन पढ़ लिया, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ लिया, अभी हमने पार्टीज कंपीटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं फ्री कंसेंट। यहाँ पे सेक्शन 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक पढ़े, ठीक है। तो अभी तक हमने कितने सेक्शंस कर लिए, सेक्शन 2A, 2B, 2D, 2E, 2F, 2G, 2I, ये तो यहाँ तक बात पढ़ी हमने। टू के सेक्शंस क्लॉजेस के बारे में बात करी। फिर हमने बोला सेक्शन 10 के अंदर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 11 के अंदर कौन बंदा पार्टी कंपीटेंट एंटर टू कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 12 में सेम पर्सन के बारे में बात करिए। सेक्शन 13 से हम कंसेंट बात करना शुरू करेंगे, तो 13 से 22 अभी के लिए होल्ड कर रहे हैं, 23 पे चलते हैं। 23 पे लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, लीगल लॉफुलनेस के बारे में बात करेंगे। फिर सेक्शन 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 में बोला कि कब कब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं होते, मतलब बेसिकली कब कब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकते हैं, ठीक है ना। 100 नोट्स में मैंने प्रॉपर आपके साथ सेक्शंस बताए हैं। फिर हमने सेक्शन 13 से अब चालू करने वाले हैं, यहाँ पर हम बोलेंगे कि कंसेंट क्या होता है। कंसेंट मतलब जब दो या दो से ज़्यादा लोग, कंसेंट तब होता है जब दोनों पार्टीज ने उसी तरीके से सेम चीज़ पे अग्री किया, है ना। इफ पार्टीज हैव नॉट अग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस तो वो रियल कंसेंट है ही नहीं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। सेक्शन 14 बोलता है कि कंसेंट फ्री कब होता है, जब या तो ना तो कोercion होना चाहिए, ना अनड्यू इन्फ्लुएंस होना चाहिए, ना फ्रॉड होना चाहिए, ना मिसरिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ना ही मिस्टेक होना चाहिए। सेक्शन 13 कंसेंट, सेक्शन 14 फ्री कंसेंट, सेक्शन 15 कोercion, 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस, 17 फ्रॉड, 18 मिस रिप्रेजेंटेशन, 20, 21, 22 मिस्टेक, 19 रह गया था। 19 में बेसिकली इफेक्ट होता है, अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ 1। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो मैं आपसे डे 1 से बातें कर रही हूँ। 1 में भी हमने बहुत बात करी, 2 में भी हमने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बातचीत बहुत डिटेल में करी। यस, सेक्शन 14 क्या बोल रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कंसेंट फ्री है अगर कॉज इनमें से किसी के बिना नहीं हुई है, इनमें से किसी के
साथ नहीं हुई है, इनमें से किसी के साथ कंसेंट नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन 16 में है, सॉरी 15 में क्वेश्चन है, 16 में अंडर इन्फ्लुएंस है, 17 में फ्रॉड है, 18 में मिसरिप्रेजेंटेशन है, 20, 21, 22 में हमारे पास मिस्टेक है, और सेक्शन 19 के अंदर इफेक्ट है ऑफ कंसेंट नॉट फ्री। बोले तो वॉइडेबल हो जाता है उस केस में, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ वन और अदर्स, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स। ठीक है, चलो। तो फ्लो ऑफ कंसेंट क्या है, फ्लो ऑफ कंसेंट कैसे चल रहा है हमारा, लेट्स टेक दिस कलर। सेक्शन 13 में हमारे पास कंसेंट है, 14 में हमारे पास फ्री कंसेंट है, ओके। 15 में कोएर्जन, 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस, 17 में फ्रॉड, 18 में मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है। 19 में मैंने आपको बताया, फिर हमारे पास 20, 21 और 22 में मिस्टेक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ अपनी कंट्री का भी, फॉरेन कंट्री का। मिस्टेक ऑफ फैक्ट बायलैटरल, यूनिलैटरल दोनों हो सकता है। अब अगर बायलैटरल बोलो मतलब दोनों पार्टीज का मिस्टेक है, तो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो सकता है। मैं बहुत सारी बातें आपको बता दी, कुछ बातें यहाँ गई है बट बहुत सारी बातें यहाँ गई है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, धीरे 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 सब बातों को प्रोसेस करते हुए अपने दिल में उतारेंगे। क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। सेक्शन 15 इसके बारे में बात करता है। क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बता रखा है, जब भी आप कुछ कमिट करते हो, मतलब एक एक्ट ऐसा बना करते हो, तो या तो किसी को थ्रेटन, डरा धमका के कर रहे हो, या फिर जोर जबरदस्ती कर रहे हो। ये सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट एज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, या तो कर रहे हो, या तो जोर जबरदस्ती कर रहे हो, या बोल रहे हो अगर नहीं कर रहा देख फिर तेरा क्या करता हूँ, यू आर थ्रेटनिंग टू कमिट। जो कि एक्ट फॉरबिडन है अंडर आईपीसी, बोले तो इंडियन पीनल कोड। या फिर अनलॉफुली किसी को रोक रहे हो, डिटेन कर रहे हो, थ्रेटन कर रहे हो कि भैया मैं तेरे को जाने ही नहीं दूंगा जब तक तू साइन करेगा नहीं, तेरे को मैं जाने ही नहीं दूंगा, या थ्रेटन कर रहे हो उसकी प्रॉपर्टी को, या किसी प्रेजिडिस मतलब प्रीजुडाइज कर रहे हो किसी पर्सन को, बायसनेस कर रहे हो किसी पर्सन के साथ, जोर जबरदस्ती करके, जो भी है वट एवर इट इज, when the intention of causing any person to enter into an agreement is known as coercion as per section 15 of Indian Contract Act 1870। ठीक है, ये इममटीरियल है whether IPC is or not in force in the place where coercion is employed। मान लेते हैं किसी कैसी जगह पर आप थ्रेटन करके या फिर कमिट करके कोएर्जन आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, वहां पे मान लेते हैं उस जगह पे आईपीसी नहीं भी लगता है, उसके बावजूद अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कोएर्जन के थ्रू एंटर कराया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड ही रहेगा, एक्चुअली नॉट वाइड रहेगा, वाइडेबल रहे। सेक्शन 19 इसके बारे में ऐसे बात करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, तो आप बस कुछ सिनेरियो से ध्यान से सुनेंगे मुझे। थ्रेट टू हार्म, थ्रेट ऑफ फिजिकल हार्म, एक ऐसा एक्ट करने वाले हो जो इंडियन पीनल कोड ने फॉरबिड कर रखा है, आईबीसी के अंदर आप कर नहीं सकते। ठीक है, तो हमारे पास 3 लोग हैं, कौन है ये 3 लोग, एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी, एक है मिस्टर सी। एक सिचुएशन इमेजिन करो अपने दिमाग के अंदर, इमेजिन। हाँ, क्या बोल रहे हैं, ए जो है अपना घर बेचना चाहता है बी को। सी एक थर्ड पार्टी है जो जानती है, जानकार है, एक्वेंटेंस है ए की, थ्रेटन्स टू हार्म ए's family members unless A signs the agreement to sell the house to B at a price far below its market price, market value. A, fearing for the safety of his family, squares under signing of the agreement। तो बेसिकली ए बी से बातचीत में था कि मैं घर बेचूंगा, सी ने बोला ए को कि भाई अगर तुमने ना, वैसे तो प्रॉपर्टी 50 लाख की है बट अगर तूने 20 लाख में बी को नहीं बेची ना प्रॉपर्टी, देख तेरी फैमिली का क्या कर। डर के भैया ए ने साइन कर दिया, बी को प्रॉपर्टी दे दी 20 लाख रुपए में, जबकि वैल्यू तो 50 लाख रुपए थी। तो क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ अंडर सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? जी मैम जी हुआ, बिल्कुल हुआ। इस केस में, इन दिस केस
C is committing an act forbidden by IPC. क्या कर रहा है वो? थ्रेटन कर रहा है कि तेरी फैमिली का देख मैं क्या करता हूँ. As per section 15 of Indian Contract Act, A's consent to the contract is not freely given. coercion की वजह से हुआ है और इसलिए and is instead obtained through coercion. As C's threat is unlawful, इसलिए hence A's consent to the agreement can be considered as invalid. एंड ए कैन चूज, क्योंकि चूज करने का हम ऑप्शन दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एबल है. अब अगर ए कह रहा नहीं भैया जी जान है तो जहान है, हमें बछड़े में नहीं पड़ना, कोई बात नहीं, 20 लाख रुपए तो आ गए, अगर ऐसे सोचा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा. बट वो चाहे तो रिसिड मतलब कैंसिल करा सकता है कॉन्ट्रैक्ट को. किसके अंदर? अंडर सेक्शन 19 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ये बताया ना मैंने आपको सेक्शन 19, यही तो मैंने आपको सेक्शन 19 बताया है. इफेक्ट है 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 सभी जगह आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करा सकते हो. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं. सिनेरियो 2, अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी. पीछे तो हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी डिटेन करने की वो कर रहे हो कि कब्जा कर लिया, इस प्रॉपर्टी पे मैंने कब्जा कर लिया. सपोज डी के पास एक कार लोन है, ई से लिया था उसने, बट डी हैज मिस्ड अ कपल ऑफ पेमेंट्स. एफ, अ पर्सन नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन कार लोन, threatens to seize D's car if D does not immediately sign a new loan agreement with a higher interest rate, which would benefit E. D ने E से गाड़ी का लोन लिया था बट पेमेंट नहीं दे पा रहा है, तो F कोई बंदा है वो गया इसके पास, बोला भाई तू कर नहीं दे रहा है पैसे, चल अब इंटरेस्ट रेट बढ़ा, नया अग्रीमेंट साइन कर. F claims that if D does not sign the agreement, they will illegally detain the car. तेरी गाड़ी उठा के ले जाऊंगा. Okay, and refuses to return it until D complies. Threaten करना lawful है क्या? धमकी दे रहे हो, it is unlawful. Yes. D's car, which is form of coercion under section 15 of Indian Contract Act, the threat to detain the car is not supported by the law. इस वजह से क्योंकि डी अपने जानबूझ मतलब साइन कर दिया कि भाई तेरी गाड़ी उठा के ले जाऊंगा तो हाई इंटरेस्ट पे देना पड़ेगा, क्या ये लॉफुली हुआ? तो कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लीकेट ये करेगा सेक्शन 15 में क्वेश्चन तो हुआ है, बट सेक्शन 19 में अगर डी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा सकता है, इसलिए वॉइड एबल है कॉन्ट्रैक्ट. Yes, and it causes D to enter into new loan agreement. Since D's consent was obtained through unlawful threat, the agreement may be voidable at D's option, and D can seek to rescind the contract. Again, section 19. सेक्शन 19 में वॉइडेबल करा सकता है, वॉइडेबल करा सकता है. ठीक है, एक और सिनेरियो समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से मुझे सुनिएगा. थ्रेट टू कमिट सुसाइड. मान लेते हैं जी एक वुमेन है जो कांस्टेंट डोमेस्टिक अब्यूज फेस कर रही है, मतलब घरेलू हिंसा. वो अपने हस्बैंड से उसको धमकी ले रखी है. हस्बैंड का नाम है एच, टू साइन अ प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफर अग्रीमेंट. एच थ्रेटन्स टू कमिट सुसाइड कि मैं मर जाऊंगा, देख मेंटल अब्यूज कर रहा है बेसिकली अब तो उसको, अनलेस कि वो जो डी बोल रहा है, जो एच बोल रहा है जी को कि साइन कर दे वरना देख मैं मर जाऊंगा. यस. जी फीलिंग हेल्पलेस, इमोशनली manipulated, consents to the agreement under duress. इस सिचुएशन में एच ने सुसाइड कमिट करने के लिए क्वेश्चन किया है, जो कि रिकॉग्नाइज किया गया है. ये भी एक तरीके का क्वेश्चन ही है सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. डिस्पाइट सुसाइड एक पनिशेबल ऑफेंस नहीं है इंडिया में अब. सुसाइड इज नो मोर अ पनिशेबल ऑफेंस इन इंडिया. The threat to suicide is enough to unlawfully influence G's consent, rendering her agreement to be voidable under section 19, जैसे कि मैंने आपको बताया. ठीक है, अगर जी चाहे तो
रिसेंड करा सकती है इस कॉन्ट्रैक्ट को एज अ कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड थ्रू कोersion। अगर धमकी भी दे रहे हैं, और मैं आपको ये सारे सिनेरियोज इसलिए बता रही हूँ, एग्जाम में सिनेरियो से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं ऊपर की डेफिनेशन बताऊं, सेक्शन 15 जो बोल रहा है कंसेंट इज सेड टू बी कॉज्ड बाय coercion व्हेन ऑब्टेन्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप कमिट कर रहे हो या थ्रेट कर रहे हो टू कमिट एन एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, जैसे हमने सिनेरियो 1 देखा, या आप डिटेन करना चाह रहे हो किसी की प्रॉपर्टी, या थ्रेट कर रहे हो टू डिटेनिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, या फिर unlawfully detaining or threatening to detain the property of any person, coercion may come from the person to contract or even third party। जैसे एफ लेकर आ रहा था, बात तो डी और ई के बीच में हुई थी, एफ आया था डी के पास धमकी देने के लिए, ई के पैसे नहीं देना तो चल गाड़ी उठा के ले जाऊंगा अगर तूने हाई इंटरेस्ट रेट वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। Yes, coercion may come from person to the party to the person party to the contract, or even third person not connected with the contract directly for relevance, जो मैंने आपको F वाला एग्जांपल दिया है कि इन सिनेरियो 2। ठीक है, unlawful detaining also amounts to coercion। If person unlawfully detains or gives a threat to detain any property to the prejudice of any person whatever, जैसे यहाँ पे F कर रहा था E के लिए, with the intention of causing any person to enter into agreement about amounts to coercion। For the example, again coming back to scenario 2, तो इफेक्ट क्या है कोercion का, सेक्शन 19 के अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करा सकते हो। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोercion के थ्रू, फ्रॉड के थ्रू, मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से हुआ है या अंडू इन्फ्लुएंस की वजह से भी हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जा सकता है जिस उस बंदे की नो ऑप्शन पे, जिस बंदे का कंसेंट या तो फ्रॉड की वजह से, या मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से, अंडू इन्फ्लुएंस की वजह से, या coercion की वजह से कराया गया था, कंसेंट फ्री नहीं था। Yes, the aggrieved party may opt to rescind the contract, cancel the contract। अगर अग्रीव्ड पार्टी सीक करती है टू रिसीव द कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको रिस्टोर तो करने पड़ेंगे बेनिफिट्स। अगर उसको कोई बेनिफिट्स मिले, अगर 20 लाख रुपए मिले आपको, जबरदस्ती भी करवाया था तो आपको 20 लाख वापस देने पड़ेंगे। सिर्फ माइनर से आप नहीं कर सकते, यहाँ पे तो करना पड़ेगा सेक्शन 64 के अंदर। सेक्शन है मेंशन नहीं किया था, सेक्शन नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, इट शुड बी नोटेड दैट थ्रेट टू कमिट सुसाइड आल्सो अमाउंट्स टू coercion। यहाँ से आपसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और जब मैं आपके साथ क्वेश्चन बैंक सॉल्व करूंगी इस चैप्टर का, तो आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेंगे और आपके आंसर्स कैसे देने हैं। ठीक है, मैं करूंगी सॉल्व, एक बार हम सिलेबस खत्म कर लेते हैं फिर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए कुछ केसेस करते हैं, स्पेशल केसेस विच आर प्रोन टू बी कंस्ट्रक्टेड केसेस ऑफ coercion एज डिस्कस्ड अंडर। सबसे पहले प्रोसिक्यूशन। देख तेरे पे ना कानूनी कार्रवाई करूंगा, तो मेरी बात नहीं मानना ना, तो क्या ये coercion है? नहीं, coercion नहीं है। A mere threat to prosecute a man or file suit against him does not constitute coercion। कानूनी कार्रवाई तो बोल रहा है, कुछ गलत थोड़ी ना बोल रहा है। In the case of Andhra Sugar Limited versus State of APAIR 1968, सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, वॉल्यूम 5599 में इस केस का वर्णन किया गया है। क्या ये हमें सब याद करना? नहीं, बस केस लो अगर याद कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट। ठीक है, इसको इसलिए मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, इसको मैं मार्क भी कर देती हूँ। याद, इट इज हेल्ड that compulsion of law is not coercion। फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, मिस्टेक भी नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस भी नहीं है। इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन जी ने ऋतिक रोशन को पैसे दिए, who fails to repay it on time। अब अमिताभ बोल रहे हैं भाई पैसे नहीं देगा ना, देख फिर ऐसे कोर्ट में मिलते हैं। अमिताभ threatens to file a legal case against Ritik to recover the amount। आउट ऑफ फियर ऑफ लिटिगेशन ऋतिक ने फटाफट से रीपेमेंट एग्रीमेंट साइन कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, अमिताभ ने जो थ्रेट दिया है वो प्रोसिक्यूशन का दिया है, जो कि coercion नहीं है। Since filing a legal case to recover money is a lawful action as held in Andhra Sugar Limited versus State of AP। अगर आप इस केस लॉ स्टेट कर पाएंगे आपको इसके नंबर मिलेंगे। इट्स अ कीवर्ड। ठीक है, इट्स अ कीवर्ड, लिखना चाहिए।
और अगर आप लॉ से प्रोसिक्यूट करना क्या बोल रहे हो तो ये कोई क्वेश्चन नहीं, ना ही फ्रॉड हुआ, ना ही अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ, ना ही मिस्टेक हुआ, ना ही मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, तो सेक्शन 19 में आप इसे वॉइडेबल नहीं करा पाओगे। ठीक है। हाई प्राइसेस एंड हाई इंटरेस्ट रेट्स, हम पढ़ रहे हैं किन केसेस में क्वेश्चन, मतलब ऐसा लग रहा है, कुछ स्पेशल केसेस पढ़ रहे हैं जो ऐसा लग रहा है कि वो क्वेश्चन से है या क्वेश्चन से नहीं है, उन पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशल केसेस है बेसिकली। हाई प्राइसेस एंड हाई इंटरेस्ट रेट, अगर आप चार्ज कर रहे हो हाई इंटरेस्ट रेट या हाई प्राइसेस तो ये भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ज्यादा पैसे लेना प्रोहिबिटेड थोड़ी ना है, मेरी मर्जी में जितने का बेचो, आपको नहीं खरीदना मत खरीदो। यस, जैसे प्रियंका ने अक्षय को अप्रोच किया, अक्षय एक मनी लेंडर है लोन के लिए, अक्षय ने बोला कि ठीक है मैं पैसे तो दे दूंगा बट चार्ज बहुत ज्यादा है, प्रियंका के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने एक्सेप्ट कर लिया टर्म्स और ले लिए पैसे। अब अक्षय's act of charging high interest rate is not coercion, ये coercion नहीं है, जैसे लीगली प्रोसीडिंग करना coercion नहीं था, वैसे ही मैं मेरी मर्जी में महंगा दे दूं, आपको सस्ता लेना है जहां से मिल रहा है वहां से ले लो, मैं तो महंगा दे रही हूँ, इंटरेस्ट रेट भी हो सकता है, सामान भी प्राइसिंग भी हो सकती है, आपको लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो मत लो, अगर आप ले रहे हो तो मैं आपको डरा धमका के नहीं दे रही। ठीक है, इन लोग के अंदर प्रोहिबिटेड नहीं है, इट इज नॉट प्रोहिबिटेड आनंद। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है हमने, पिनल कोड में ये प्रोहिबिटेड नहीं है, प्रियंका ने अग्रीमेंट विलिंग नहीं किया था इसलिए वेरी मच वैलिड है। थ्रेट टू कमिट सुसाइड एज क्वेश्चन, ये तो हमने पढ़ा, सुसाइड कर रहे हो क्वेश्चन, वो तो क्वेश्चन है, जैसे कि हमने जी और एच का एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, चलो पढ़ेंगे, थोड़ी और बातें पढ़ेंगे। ठीक है, कंसेंट टू एन अग्रीमेंट कैन समटाइम्स बी ऑब्टेन्ड थ्रू थ्रेट टू कमिट सुसाइड, यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि अगर आप सुसाइड का धमकी दे रहे हो कि मैं तो आत्महत्या कर लूंगा अगर तूने मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किया, साइन नहीं किया, तो हाँ वो क्वेश्चन है एज पर सेक्शन 50। यहाँ पे एक केस लग हुआ था, अमी राजू वर्सेस शेषमा, मद्रास में हुआ था ये केस, 1917 की बात है। केस नाम याद करने की कोशिश जरूर करेंगे, अगर ईयर मद्रास 33 याद नहीं भी होता है तो इट इज फाइन। इस केस में जस्टिस ओल्डफील्ड थे, वन ऑफ द जजेस ऑन द बेंच, उस समय हम आज़ाद नहीं हुए थे, तुम्हारे अंग्रेजों वाले वो थे जजेस। ठीक है, judges on the bench argued that section 15 of Indian Contract must be interpreted strictly. He contended that an act which is not punishable under the IPC cannot be regarded as forbidden, ऐसे बोला था। बट हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि चाहे सुसाइड फॉरबिडन नहीं है अंडर आईपीसी, ठीक है, उसकी कोई लीगल इम्प्लीकेशन नहीं है, ठीक है, बट तभी भी अगर आप किसी को जोर जबरदस्ती बोल रहे हो कि मैं देख तूने साइन नहीं किया ना, देख मैं तो मर रहा हूँ, पंकज लटक रहा हूँ, अभी लटक रहा हूँ, अभी लटक रहा हूँ, तो ये तो क्वेश्चन ही होगा। जबकि ओल्डफील्ड ने जो बेंच, वन ऑफ द बेंच में थे जजेस, वो बोल रहे थे कि नहीं इट इज नॉट क्वेश्चन, ओके, स्ट्रिक्टली बोल रहा था फॉलो करने के लिए। सुसाइड इटसेल्फ इज नॉट पनिशेबल अंडर आईपीसी, ओनली अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज पनिशेबल। कोई जना ऑलरेडी मर चुका है उसको तो आप क्या ही करोगे। अभी recently commitment to suicide also, attempt to suicide also is no more punishable, recent, but हमारी बुक में अभी इसमें amendment आई नहीं है। डिस्पाइट सुसाइड इज नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस, थ्रेट जो करते हो उसको हम क्वेश्चन जैसे ही मानते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से सिनेरियो नंबर 3 में बताया है। यहाँ पे जो ओल्ड फील्ड कहानी है उन्होंने क्या कंटेंट किया था वो अलग था, बट जजमेंट यही आया कि अगर आप सुसाइड करने का धमकी भी दे रहे हो ना तो वो धमकी ही है, और उस धमकी के कारण अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी को एंटर करा रहे हो तो वो एडिबल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा एज पर सेक्शन 19 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? नींद तो नहीं आई? पानी पी लो फटाफट से। नो नहीं नहीं, मैं ला लोरी सुनाने नहीं आई हूँ, आपको पढ़ाने आई हूँ। हमको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, अपनी नॉलेज को वास्ट बनाना है ताकि हम सक्सेसफुल हो पाए लाइफ में, काबिल बन पाए, है ना। आगे हमारे पास हो सकता है फ्यूचर में कुछ
रुकावटें, कुछ परेशानियां आए जिंदगी, ऐसा तो नहीं कि हमेशा रोजी बात रहने वाली, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट देन विल बी एबल टू सर्वाइव एंड सेल थ्रू। वी हैव विजडम एंड वी आर गेनिंग दैट विजडम नाउ थ्रू वेरियस सिनेरियोज। आई होप यू आर लविंग द क्लासेस। अगर मज़ा आ रहा है तो मुझे प्यार ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके, बिकॉज दिस इज हाउ आई गेट मोटिवेशन टू टीच यू इवन बेटर एवरी डे। और लॉ बाय सीएम में दिशा 2 टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना नहीं भूलना। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे टैग करना। disha.dua29 is my insta handle and I'm waiting for your comments for letting me know कि एक इंस्टा पेज बनाए, वहाँ पे एक्टिव होंगे क्या, आप मेरा साथ देंगे ताकि मैं आपके पास इंस्टेंट इंफॉर्मेशन ले अपडेट्स भी लेकर आ पाऊँ सीएमए से रिलेटेड, और थोड़ा फन भी करेंगे। ठीक है, चलिए बताइएगा मुझे। चलिए अब चलते हैं। सेक्शन 15 तो कर लिया हमने, कोएर्जन फ्री कंसेंट की कहानी, कहाँ कंसेंट फ्री नहीं है अंडर सेक्शन 14। सेक्शन 16 पढ़ने चल रहे हैं जब हम अनड्यू इन्फ्लुएंस को जानेंगे। ओके, सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है अनड्यू इन्फ्लुएंस कब है। A contract is induced by undue influence if one party is in a position to dominate the will of the other। आपकी इच्छा पे डोमिनेंस में अगर रख सकती हूँ ना, कर सकती हूँ ना, तो यस अनड्यू इन्फ्लुएंस है। अनफेयर एडवांटेज ले सकती हूँ आपकी पोजीशन, आपकी विल पर। एक तो मैं पोजीशन रखती हूँ, पोजीशन टू डोमिनेट योर विल एंड यूज दैट पोजीशन टू गेन एन अनफेयर एडवांटेज। जैसे बाबा जी नहीं होते, आपने कौन सी मूवी देखी है अभी, महाराज। महाराज देखी है नेटफ्लिक्स पे। यस, क्या हुआ था वहाँ, अनड्यू इन्फ्लुएंस ही तो कर रहे थे। की एलिमेंट क्या है, पोजीशन ऑफ पावर। यू हैव अ पोजीशन ऑफ पावर, वन पार्टी होल्ड्स अथॉरिटी और स्टैंड्स इन अ फिडुशियरी रिलेशनशिप। फिडुशियरीज आप पे लोग ट्रस्ट करते हैं, आपको ट्रस्टी जैसे मानते हैं, ठीक है। और द अदर पर्सन्स मेंटल स्टेट इज इम्पेयर्ड, मतलब इतना पागल कर दिया ना, हिप्नोटाइज कर दिया आपने, आपको ऐसी भाषा ऐसी बातचीत में उलझाया कि you are under the influence, and under that influence somebody is taking your undue advantage. Yes, unfair advantage. The dominant party uses this power to obtain unconsignable terms, जो सही नहीं है ना। रिज्यूम्ड रिलेशनशिप हम कहाँ मान लेंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है, पेरेंट चाइल्ड, गार्जियन वार्ड, डॉक्टर पेशेंट, सॉलिसिटर क्लाइंट। सॉलिसिटर इज लॉयर, ट्रस्टी बेनिफिशियरी, कोई रिलीजियस एडवाइजर, जैसे मैंने बाबा जी वाला एग्जांपल दिया, डिसाइपल, फियांसे फियांसी, हस्बैंड वाइफ नहीं है अनड्यू इन्फ्लुएंस में, फियांसे फियांसी तब तो पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। हाँ, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास है, कैसे पता चलेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है कि नहीं हुआ है। जब भी ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट अनकंसाइनेबल है, तो जो डोमिनेंट पार्टी है ना, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसने इंड्यूस नहीं किया है, सामने वाले बंदे को अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया है, जिसकी जो डोमिनेंट पार्टी है। जैसे आपने महाराजा जो महाराजा मूवी का मैंने एग्जांपल दिया, तो बाबा जी को प्रूव करना पड़ेगा, डॉक्टर को प्रूव करना पड़ेगा। डोमिनेंट पोजीशन में डॉक्टर है ना, पेशेंट तो नहीं है, सॉलिसिटर है, क्लाइंट तो नहीं है। यस, चलो एग्जाम्पल्स देखेंगे। पेरेंटल इन्फ्लुएंस, अगर पेरेंट्स अनड्यू इन्फ्लुएंस लेते हैं, करते हैं टू गेट बॉन्ड फॉर फ्रॉम देयर अडल्ट चाइल्ड फ्रॉम अ ग्रेटर अमाउंट देन द ओरिजिनल लोन, इट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, राइट। तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ किसको प्रूव करना पड़ेगा, कोर्ट ऑफ लॉ में जाते तो प्रूव किसको करना पड़ेगा, जो डोमिनेंट पोजीशन में है उसे प्रूव करना पड़ेगा कि भैया मैंने कुछ गलत नहीं किया है, ठीक है। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, a doctor pressures a sick patient to pay an unreasonable fee for the services। बोला नहीं भैया आपको तो ये ऑपरेशन कराना है, नहीं कराओगे तो कुछ भी हो सकता है। what is it, undue influence, right। debt and loan, a borrower is forced into taking a loan
taking another loan on unfair terms and the lender must prove no undue influence was involved. So basically burden of proof के बारे में बात कर रखी है, बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात हो रखी है। किसको बताना पड़ेगा? जो डोमिनेंट पोजीशन है, वो डोमिनेंट पोजीशन यहाँ पे लेंडर है, लेंडर ने बोला दूसरे बंदे जिसको लोन दिया है कि भाई तेरे को एक और लोन लेना पड़ेगा हाई इंटरेस्ट रेट पे। सब that is undue influence, right? Bank loan. A loan at an unusually high interest during a market crisis isn't undue influence. As it's regular business transaction है। मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था कि अगर हाई इंटरेस्ट रेट है, हाई प्राइस, आपकी मर्जी है, आपको लेना लो, नहीं लेना ना लो। जैसे प्रियंका ने हाई इंटरेस्ट रेट पे लिया था लोन अक्षय से, ठीक है। तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, मैं इसको कर रही हूँ हाईलाइट, इंपॉर्टेंट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे क्योंकि जब पेपर में कॉम्प्लिकेटेड है, एडवांस क्वेश्चंस बनते हैं, लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिक यूज कर रखी होती है, वहां हम सबसे ज्यादा फंस सकते हैं ऐसे टॉपिक्स में, ठीक है। चलिए हम कहाँ प्रिज्यूम करेंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सके, किस किस रिलेशनशिप में? पेरेंट चाइल्ड में, गार्जियन वार्ड में, डॉक्टर पेशेंट में, सॉलिसिटर क्लाइंट में, ट्रस्टी बेनिफिशियरी में, रिलीजियस एडवाइजर और रिलेशन डिसाइपल में, और फैंसी और फैंसी में। फैंसी और फैंसी मंगेतर, और दोनों मंगेतर है ना, हिंदी में मंगेतर ही बोलते हैं। कंक्लूजन क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल्स को कि वो एक्सप्लॉइट ना हो इन इम्बैलेंस रिलेशनशिप, इंश्योरिंग कि फेयरनेस रहे कॉन्ट्रैक्ट्स में। देयर इज हाउएवर नो प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस किस किस केस में? लैंडलॉर्ड और टेनेंट के केस में अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होता है, डेटर और क्रेडिटर के केस में अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होता है, हस्बैंड और वाइफ के केस में भी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होता है, फियांसे और फियांसी के केस में था, जबकि द वाइफ हैज टू बी पर्दानशीन टू बी फॉर द सच प्रिजम्पशन। वहां पे हो सकता है पर्दानशीन, पर्दा है पर्दा, उस केस में हो सकता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाए, ठीक है। इस केस में हम बोलेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस है। Okay, in these relationships undue influence has to be proved. चलिए अब डेफिनेशन से पकड़े, अगर सेक्शन 16 की डेफिनेशन को आगे बढ़ाया जाए, we find that two elements are found in undue influence. रिलेशनशिप ऐसी होगी कि सामने वाले बंदे को आप डोमिनेट कर सकते हैं, आपकी पोजीशन ऐसी है, the relationship subsisting between the parties is such that the one party is in a position to dominate the will of other, plus he uses that position। एक तो पोजीशन में हो आप कि आप विल चेंज कर सकते हो उस बंदे की, ठीक है। दूसरा उस पोजीशन को आप ऑब्टेन करके यूज कर रहे हो अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए उस बंदे की। Yes, the person intending to avoid the contract on the ground of undue influence must prove both the elements। और यहाँ पे डोमिनेंट पोजीशन में होता है जो उसके पास होता है बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स आएंगे, इनको पढ़ेंगे and we will stop once we are done with this topic, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस खत्म करके हम बातें खत्म करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम A having advanced money to his son B during his minority, upon B's coming of age obtained by misuse of parental influence a bond from B for a greater amount than the sum due in respect of the advance। A employs undue influence, A parent है, B बच्चा है, undue influence पे काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट void able है, void नहीं, अंडर सेक्शन 19 it is void able। ओके, A man enfeebled by disease or age, मतलब कमजोर है या तो एज की वजह से या बीमारी की वजह से, इज इंड्यूस्ड बाय B's influence over him as he is a medical attendant, डॉक्टर है, to agree to pay an unreasonable sum of his professional services। undue influence में दे दिया, वो तो बीमार था, वीक था, नहीं दे, उसने इसका he was not in stable mindset, इसे अनसाउंड माइंड के एंगल से भी देख सकते हैं, बट यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है, रिलेशनशिप ऐसा है, पोजीशन डोमिनेंट ऐसी है, और उस पोजीशन का अनफेयर एडवांटेज भी उठा रहा है।
Yes, A, being in debt to B, the money lender of his village, contracts a fresh loan on the terms which appears to be unconsignable. जैसे ही आता है appears unconsignable है, of course the contract is induced by undue influence, और जो dominant position में है burden of proof उसी के पास ही रहेगा. आई होप आप लोग को बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चमक रहा है? Okay. A applies to banker for loan at a time when there is stringency in the money market. A banker declines to make the loan except at an unusually higher interest rate. तो ये voidable नहीं है, undue influence नहीं हुआ है. Debtor creditor relationship है यहाँ पे कहीं ना कहीं. He accepts the loan. This transaction in ordinary course of business is not induced by undue influence. Important. क्वेश्चन में भी देखा था, अब एग्जाम्पल जो मैंने देखे वहां बताया, और दोबारा से इस एग्जाम्पल जो हमारी किताब से हमारी इंस्टीट्यूट ने जो स्टडी मटेरियल रखा है वहां पे एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, यहाँ से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. ठीक है, तो undue इन्फ्लुएंस का क्या इफेक्ट है? सेक्शन 19A के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी, आप इसे वॉइड करा सकते हैं. Section 19A provides that when the consent is caused by undue influence, the agreement is voidable at the option of the parties whose consent was so caused because of undue influence. The aggrieved party may opt to rescind the contract. Contract को रद्द करा सकते हैं, cancel करा सकते हैं. If the aggrieved party seeks to rescind the contract, जो उसने benefits लिए वो of course वापस देने पड़ेंगे. You'll have to restore the benefits so obtained on the under the contract from other party. Upon such TNC, terms and conditions as the court may seem just. The following illustrations are appended to the section. आइए पढ़ेंगे. A's son has forged B's name to a promissory note. B, under the threat of prosecuting A son की कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, obtains a bond from A for an amount of the forged note. If B sues on this bond, कोर्ट इस बॉन्ड को aside set कर देगा. ठीक है, undue influence होगा अगेन. A money lender advances ₹100 to B, an agriculturalist, and by undue influence induces B. ऊपर तो खैर थ्रेट किया था तो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था, एक्चुअली क्वर्जन हुआ था. ये एग्जाम्पल क्वर्जन का है, यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस है. यस, एक मनी लेंडर है, उसने 100 रुपए दिए बी को, एक एग्रीकल्चरलिस्ट है. बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस कैसी पोजीशन में जहाँ डोमिनेट कर सकता है उसकी विल, और उसको अनफेयर एडवांटेज भी ले रहा है बेसिकली. इंड्यूसेस बी टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर ₹200 है, 100 का 200 पे साइन करवा रहा है. इंटरेस्ट 6% के हिसाब से. कोर्ट बोल सकता है, हटा सकता है, बॉन्ड को साइड कर सकता है, और 100 रुपए जो उसने बेनिफिट्स लिए वो बोल सकता है 6% के हिसाब से, जैसे भी कोर्ट को ऐसा लगता है सही है. Howsoever court seems to fit just. Yes, the court has a discretion to direct the aggrieved party. Discretion मतलब decide कौन करेगा? कोर्ट ही decide करेगा. For giving back the benefits whether in whole or in part, or set aside the contract without any discretion for refund. अब कोर्ट decide करेगा क्या देना है या नहीं देना है. ठीक है. In case for avoiding a contract on the ground of undue influence, the plaintiff has to prove. plaintiff कौन है? जो केस कर रहा है. The other party was in a position, यहाँ पे आपको ये तो करना पड़ेगा प्रूव कि भैया आप डोमिनेंट पोजीशन में हो और उस पोजीशन का उसने अनफेयर एडवांटेज दिखाया है, तो हमेशा प्लेंटिफ को ही करना होता है. मेजॉरिटी ऑफ द केस लॉ, जैसे आप एक केस लॉ पढ़ेंगे, केस लॉ नहीं सर एक एक्ट पढ़ेंगे फेमा, वहाँ पे जैसे भी अरविंद केजरीवाल जी गए थे, ईडीए डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट जहाँ जाता है, वैसे तो हर जगह मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो प्लेंटिफ जो केस कर रहा है उसको प्रूव करना होता है जो वो कह रहा है वो सही है या नहीं. जैसे मैंने बोला कि इसने मेरे समथिंग का खून किया है, इसने मेरी चोरी करी फॉर एग्जाम्पल, तो जब मैं केस कर रही हूँ मैं प्लेंटिफ, तो मुझे ही प्रूव करना है. ये कैसे बोल सकती हूँ मैं इसने खून किया है, इसने मारा है, या इसने चोरी चकारी करी है. आपको नहीं प्रूव करना कि मुझे आपने करा है या नहीं करा, मुझे प्रूव करना है. बट एक बार मैंने ये प्रूव कर दिया अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ था, अब एक पोजीशन डोमिनेंट पोजीशन में जो है उसके पास होता है बर्डन. यस, ही एक्चुअली यूज दैट इन्फ्लुएंस. दोनों बातें प्रूव करनी है तभी अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा एज पर सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ये तो हम पढ़ रहे हैं आज के सेशन में. हम जब से इंडियन अनड्यू इन्फ्लुएंस हमने बात करी तब से हम यही बात कर रहे हैं.
Okay, he actually used his influence to obtain the plaintiff's consent to the contract. It will be then for defendant to show that plaintiffs freely consented. Okay, चलिए अब presumptions क्या है is raised, the presumption is raised at least in the following cases. जैसे unconsignable bargains. फॉर एग्जाम्पल करीना एक वेल्दी लैंडलॉर्ड है, लैंड ओनर है, उसने अनन्या को पैसे उधार पे दिए। एक पुअर फार्मर है अनन्या, चंकी पांडे की डॉटर। हाँ, एग्जाम्पल है दोस्तों, एग्जाम्पल, मूवी मूवी इमेजिन कर लो। ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल क्राइसिस करीना यूजेस अनन्याज डेस्परेशन टू इम्पोज हाईली अनफेयर टर्म्स। अनन्या ने ट्रांसफर कर दिया अपनी आधी प्रॉपर्टी, क्योंकि वो पैसे तो दे नहीं पा रही थी 3 महीने में। अनन्या रिलक्टेंटली उसने अग्री कर लिया था। एनालिसिस क्या है, जो ये करीना और अनन्या के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वाज इट एन अनकॉन्शिएबल कॉन्ट्रैक्ट बार्गेन? यस, क्योंकि एक अनन्या यहाँ पे एक वनरेबल कंडीशन में थी। वैसे तो हमने बताया डेटर क्रेडिटर में नहीं है, बट अगर इस तरीके की सिचुएशन होती है तो हम बोल रहे हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। अनन्या कैन चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो वॉइडेबल करा सकती है। ऑफ कोर्स बर्डन ऑफ प्रूफ फॉलो कर, अनड्यू इन्फ्लुएंस पहले तो बताना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट्स विद पर्दा नशीन वुमेन, वैसे तो मुझे लगता है हस्बैंड और वाइफ में नहीं होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, बट यहाँ पर वो भी हो जाएगा। एक्सेप्शंस है ना। विद्या एक पर्दा नशीन वुमेन है जो पर्दा रखती हैं, बेसिकली सक्लूजन अलग रहती हैं सब लोगों से। इज परसुएडेड बाय रणवीर हर फैमिली financial advisor to sign a property transfer deed in his favor. विद्या को पूरी बात पता नहीं थी कि उसका क्या हो जाएगा साइन करने से, बट उसने साइन कर दिया रणवीर को ट्रस्ट करके। नाउ इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि पर्दा नशीन वुमेन है इसलिए मान लिया जाएगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस रहा होगा। लिमिटेड एक्सपोजर है क्योंकि उनका बाकी लोगों से सक्लूडेड रहती है, अलग रहती है, आउटसाइड द वर्ल्ड एंड रिलायंस ऑन अदर्स इनका रहता है। अब यहाँ पर प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ किसका रहेगा? रणवीर का रहेगा, है ना। यही तो बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में इतनी देर से बात कर रही हूँ। दिस इज व्हाट आई हैव बीन मेंशनिंग, राइट। ओके, इनटू फ्रीली एंड विदाउट एनी इन्फ्लुएंस इफ ही कैन नॉट, विद्या रिसेंड करा देगी इस कॉन्ट्रैक्ट को। मोटा मोटा क्या बोला हमने, दोनों ही ऊपर केसेस में प्रिजम्पशन जो लिया गया अनड्यू इन्फ्लुएंस का, ये प्रोटेक्ट कर रहा है वीकर person को, और somebody who is more dependent party, allowing them to challenge the validity of the contract, and that's pretty much it. हमारा फ्री कंसेंट भी खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ एक्चुअली, फ्री कंसेंट पूरा नहीं खत्म हुआ अभी तक। हमने सिर्फ बातचीत अनड्यू इन्फ्लुएंस और क्वेश्चन भी करी, अभी हमारा फ्रॉड बाकी है, मिसरिप्रेजेंटेशन बाकी है, मिस्टेक बाकी है, डिटेल तो भी बहुत सारी बाकी है। अभी हम क्लास को यहीं पे रुकेंगे क्योंकि हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ली, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना है। ठीक, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा रिविजन करेंगे, फिर आगे। आज हमने बातचीत काफ़ी सारी करी है, उन बातों को प्रोसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब मैं बात कर रही हूँ क्वेश्चन के बारे में और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे 15-20 मिनट सेशन के बाद। कंटेंट को ज़रूर दीजिएगा, एंड दैट विल बी प्रीटी मच इट। ओके, हमने सेक्शन 11 को भी काफ़ी तवज्जो दिया, मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष भी हमने पढ़ा है आज ही। ठीक है, चलिए अब लेते हैं आपसे अलविदा दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। मेरे साथ लॉ बाय सीएम में दिशा दुआ टेलीग्राम क्लासेस, लॉ बाय सीएम में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं, जैसा कि मैं मान रही हूँ कि आप अगर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो बना ही रहे होंगे, अगर नोट्स बना रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे टैग करना नहीं भूलिएगा। हम दिशा डॉट दुआ टू डालें, लेट मी नो योर inputs regarding new Insta page. Okay, for now I'll take your leave. This is your friend and your teacher CM Medisha Dua signing off for today. Bye bye.